First we discuss it's your doubt. It's a new type of question. See, 40x plus 63y equals to 521. Here A is 40 and B is 63 and C is 521. Find GCD of A and B is 1, which is divides 521. Okay. Now 40x. See here 63 and 521. It's a large number from 40. Obvious है. फर्स्ट यू अगर आप देखो किसी भी टर्म को इजी फॉर्म में, मैंने कहा ना, आप अगर किसी क्वेश्चन को करते हो तो जितना हो सके आप उसको इजी फॉर्म में रिड्यूस करो. यहाँ जो हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया ना वो सिर्फ एक लीनियर फॉर्म में फाइंड आउट किया है, बिकॉज मैं यहाँ हर टर्म को दूसरे का लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकती हूँ. इफ पॉसिबल देन यू हैव टू मेक इट. ओके. सी 40x 63 is may be written as 40y plus 23y equals to, and 521 is also factorized with respect to 40. See, 40 into 13 into 1. Okay, so 40x as it is, 40y as it is, and 23y. 40 into 13 left hand side minus 40 into 13 equals to 1. Take 40 common and this equation becomes x plus y minus 13. I named it z. So value of z is x plus y minus 13. क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक वे होता है, एक मेथड होता है, बट वो फिक्स नहीं होता. आप क्वेश्चन को हर मेथड में सॉल्व कर सकते हो जो मेथड उसके ऊपर एप्लीकेबल है, बट वो मेथड करेक्ट होना चाहिए. ओके. मैंने आपको कहा क्वेश्चन को आप जितना इजी फॉर्म में बना सकते हो आप उसको बनाइए. और यहाँ मेरे पास है ये जो टर्म, मैंने इसको क्या किया, सिर्फ 40 की टर्म में रिड्यूस किया. आप अगर यहाँ देखो तो इन तीनों टर्म्स में 40 आपके लिस्ट है, तो जो आपके पास लिस्ट हो आप उस फॉर्म में इस क्वेश्चन को रिड्यूस कर दो बस. देखो 40 कॉमनली एक नया वेरिएबल मेरे पास आ गया. अब इन दोनों में लिस्ट कौन है, 23. सो मैंने 40 को किस फॉर्म में रिड्यूस किया, 23 की फॉर्म में. 23z प्लस 17z इक्वल्स टू 1. 23 कॉमन लेके एक नया वेरिएबल आ गया y प्लस z, इसको किसी नए वेरिएबल का नाम दे दिया. ये आपको माइंड में फिक्स रखनी है कि आपने क्या क्या वैल्यूज़ को चूज किया है. ओके. नाउ 23t 17z, दोनों में लिस्ट कौन है, 17. सो इसको ओपन करेंगे, 17 प्लस 6 इक्वल्स टू 1. टेक 17 कॉमन फ्रॉम दीज टर्म्स, 17t plus z. Take new, named it new variable is p. Okay. Again now here least value is 6. So 17 is written as 12p plus 5. It's also written as, आप इसको 6 भी फॉर्म में लिख सकते हैं, बट मैंने क्या किया 12 में लिखा. 6 कॉमन ले लिया, एक नया वेरिएबल और इसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो गई, ये और लिस्ट हो गई. ओके. t plus 2p. So named it as q. 6q plus 5p. Here 5 is least, so 6q is written as q plus 5q plus 5p equals to 1. Take 5 common from this term, p plus q equals to 1 and p plus q equals to r. Okay, so you get this equation q plus 5r equals to 1, and this is of the form ax plus by equals to c. GCD of 1 and 5 is 5 which divides 1. अब आपको एक वैल्यू लेट करनी होगी ऑल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए. सो मैंने लेट किया, लीस्ट आपके पास यहाँ क्या है, मल्टीपल में r. मैंने लेट किया कि r आपके पास क्या है, 0 है. देन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन. इफ r इक्वल्स टू 0 देन वैल्यू ऑफ q इक्वल्स टू 1. q की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, 1. Now substitute step by step these values in all these terms, in all these equations. Okay, so q equals to 1 and r equals to 0. Substitute first in this term and get the value of p. p plus q equals to r. Value of q is 1, value of r is equals to 0. So value of p is minus 1. Now take the second equation from bottom. q equals to t plus 2p equals to, value of q is 1, t as it is, value of p is minus 1, and find the value of t. Next term, next equation is t plus z equals to p. Now substitute value of t, value of p, and find the value of z.
take this equation and find all the values and you get the solution x equals to 2 and y equals to 7. ओके सो अगर आपके पास ए बी या सी हो, अगर वो मैक्सिमम है होता है आपके पास, अगर आप उसको इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो, समीशन के फॉर्म में बना सकते हो, तो आप इजीली सॉल्यूशन फाइंड आउट करो. और अगर आप नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, नॉर्मल वे में क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लो. ठीक है. और आई थिंक आप इंटीजर्स मतलब मल्टीपल फाइंड आउट करो, उससे अच्छा वे है कि आप उसको इस फॉर्म में रिड्यूस करो. देखो क्वेश्चंस के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप सॉल्यूशन किस वे में फाइंड आउट कर रहे हो. जो मेथड जिस मेथड के आप क्वेश्चन फाइंड आउट कर रहे हो, सो आप उस मेथड के अकॉर्डिंग आप जो स्टेप अप्लाई कर रहे हो वो करेक्ट होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि अगर मैं ओडी की बात करूँ, आपको वहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करना होता है और आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मेथड में अप्लाई करते हो डिपेंडेंट वेरिएबल. सो ये तो कोई करेक्शन मेथड नहीं हुआ ना आपका. ओके आप उसको उस केस में मतलब मैक्सिमम अगर आपके पास हो मेथड, आपको अगर जो कंफर्टेबल लगे आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. और सॉल्यूशन देखो आपके पास सॉल्यूशन तो फाइंड आउट होगा. हो सकता है आप कोई मिस्टेक वहाँ करते हो जीसीडी फाइंड आउट करने में, या आप जो फैक्टर हम जो फाइंड आउट करते हैं किस केस में, जब ज़ीरो को आप किसके कॉन्ग्रुएंट लिखते हो, समथिंग मोड एम होता है, दोनों को ऐड करते हो. और ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप जो भी यहाँ फैक्टर ढूंढते हो या जो भी फैक्टर आप फाइंड आउट करते हो उस केस में आप दोनों को ऐड करो. दोनों को सब्ट्रैक्ट करके भी आप सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है. कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसके लिए कि आपके पास ये सॉल्यूशन मतलब ये मेथड है तो यही एप्लीकेबल होगा, ऐसा कुछ नहीं है. आप उसको लीनियर फॉर्म में, जैसे ये था, सीरियसली ये क्वेश्चन जैसे उस बच्ची ने मुझसे पूछा ना तो लगा कि हाँ आई थिंक बच्चे भाई मेहनत करते हैं तभी उन्होंने ये चीज़ पूछी. और आपको आई थिंक ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में तो नहीं देखने को मिला होगा. तो एक्सरसाइज मेरे हिसाब से ट्राई करना चाहिए, एटलीस्ट आपको कुछ तो सीखने को मिलेगा. और जो नहीं करते हो ट्राई, और जो आपके पास नए क्वेश्चन होते हैं एक्सरसाइज पर मतलब एग्जाम्पल से डिफरेंट जो होते हैं वो मैं यहाँ डिस्कस करती हूँ, एटलीस्ट उनको ट्राई किया करो. देखो एक ये क्वेश्चन है आपके पास, ये भी उनका डाउट है, तो ये आप इसी मेथड से ट्राई करना इजी वे में. आई थिंक मेरे को ये लगा कि ये इजी है थोड़ा सॉल्व करने में. ट्राई करना इसी क्वेश्चन को इस मेथड से. ठीक है. अगर नहीं होगा तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे. ओके. एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के इस डाउट के थ्रू मैं आपको एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ. देखो यहाँ आपने सिंपली सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया, ये इक्वेशन मेरे पास थी, मुझे यहाँ 3 कॉमन लगा कि यहाँ ले सकती हूँ मैं, तो मैंने उसको लिया. कहा ना इजी फॉर्म में जितना हो सकता है रिड्यूस करो उसको. 3 मैंने कॉमन लिया यहाँ पर, उसको इस फॉर्म में रिड्यूस किया, एक सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास 2 सॉल्यूशंस आ गए. एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली. देखो यहाँ जो दोनों का जीसीडी आपके पास एग्जिस्ट करता है, जो भी वैल्यू आपके पास एग्जिस्ट करती है डिपेंड करता है सॉल्यूशन के लिए कि आपके पास के की वैल्यू क्या है. के की वैल्यू आपके पास क्या एग्जिस्ट करेगी. अब आप ये देखो कि अगर डी आपके पास ग्रेटर दैन स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो 1 से, उस केस में आपके पास क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, जो भी डी की वैल्यू होगी. डी अगर 5 है 5 सॉल्यूशन, 3 है 3 सॉल्यूशन. बट एक केस है कि आपके पास वैल्यू के की कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करती है. हम लोग सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं 0 1 2 अप टू D-1 अगर उसके पास डी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं. बट इन दोनों सॉल्यूशन से, इन दोनों वैल्यू से आप के की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हो उसका एक केस मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ. देखो यहाँ आपके पास आपने 2 सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया. सॉल्यूशन के लिए आपके पास दोनों वैल्यू मैंने क्या किया है कि जो आपने एक्स और वाई सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया है वो क्या लिया, मैंने पॉजिटिव इंटीजर लिए. ठीक है. कैसे हैं, पॉजिटिव है. अगर पॉजिटिव है देन एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. वैल्यू ऑफ एक्स इज 2 + 19k is also strictly 0 because of x is strictly greater than 0, and value of y is 5 - 41k strictly greater than 0. अब आपको निकालना किसका केस है, k का. तो हमने क्या किया, k का केस फाइंड आउट किया. 19k को मैंने एज इट इज़ रखा,
2 दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन -2. ओके, सो k इज ग्रेटर देन -2/19. ओके, यहाँ मैंने क्या किया, -5 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी -5 मैंने क्या किया, 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन -41k इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर -5. दोनों साइड से मैंने किसको एलिमिनेट किया, नेगेटिव साइन को. देन यू हैव 41k इज लेस देन 5, सो k इज लेस देन 5/41. ओके, अब आप अगर इन दोनों वैल्यूज़ को देखो ना, तो आपने ये कहा है कि k आपके पास किससे ग्रेटर है, -2/19. ओके, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो k आपके पास किससे लेस है, 5/41. आप इस वैल्यू को देखो तो ये भी 0 के अप्रोक्स है, और ये वैल्यू भी आपके पास क्या है, 0 के अप्रोक्स है. माइनस समथिंग, k की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन दिस वैल्यू है, और ये भी क्या है, इस वैल्यू से लीस्ट है ना. बट k के केसेस, k की वैल्यूज किस फॉर्म में रिड्यूस होती है, मतलब क्या सॉल्यूशन, आप k की क्या वैल्यूज लेते हो, इंटीजर वैल्यू लेते हो, 0 1 2 अप टू. ये मेरे पास p/q फॉर्म करता है, ये भी p/q, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है. बट आप k की वैल्यू को कैसे चूज करते हो, 0 1 2 ऐसे ही चूज करते हैं ना. तो निगेटिव वैल्यू से ग्रेटर होगा, पॉजिटिव से लीस्ट होगा, तो इन दोनों के बीच आपके पास क्या वैल्यू लाई करेगी, 0. अगर सपोज आपके पास ही कुछ ऐसा होता, -2 से ग्रेटर है आपके पास k की वैल्यू, और 2 से लीस्ट है, आप वैल्यू ले लीजिए. -2 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, देन -1 आपके पास एग्जिस्ट नहीं कर सकता. इट मीन्स ये वैल्यू आपके पास या तो -1 होगी, या फिर आपके पास 0 होगा. तो उस केस में सॉल्यूशन क्या एग्जिस्ट कर जाएगा, 0 1 2 पर स्ट्रिक्टली लेस है, तो क्या k की 2 वैल्यूज हो जाएंगी, एक 0. ठीक है, आप इन दोनों वैल्यूज से k के केस भी डिस्कस कर सकते हो. k का केस का मतलब ये है कि आप k की वैल्यू चूज कर सकते हो, k का एक मतलब एक कंडीशन उसकी फाइंड आउट कर सकते हो, जहाँ से आपको ये पता चल जाए कि k की वैल्यू किससे ग्रेटर होगी और किससे लीस्ट होगी. जैसे आप यहाँ देखो तो 0 के अप्रोक्स आपको ये वैल्यू देगा, ये भी 0 के अप्रोक्स देगा, नेगेटिव से ग्रेटर होगा बट पॉजिटिव से लीस्ट है. दोनों के बीच में क्या एग्जिस्ट करता है, ऑलवेज 0 ही होता है. तो k की वैल्यू इस केस में आपके पास क्या एग्जिस्ट कर जाएगी, 0. k की वैल्यू को यहाँ 0 सब्सटीट्यूट करो तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2, और y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई. ये सॉल्यूशन हो गई. ओके, आप यहाँ से k की कंडीशन फाइंड आउट कर सकते हो कि k आपके पास क्या वैल्यू देगा, ऐसे. आज हम पढ़ेंगे एलर्स फंक्शन. देखो, बहुत अच्छा चैप्टर है. आपके पास एलर्स फंक्शन होता क्या है, हम इसको डिनोट करते हैं फाई से. किससे डिनोट करते हैं हम इसको, फाई से डिनोट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये एलर्स फंक्शन जो होता है वो आपके पास फाई होता है, और क्या लेते हैं हम, एन. ओके, मतलब एलर्स फंक्शन की मैं बात करूँ वो आपके पास क्या होता है, फाई एन. यहाँ जो आपके पास एन एग्जिस्ट करते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर एन. ओके, ये डिफाइन कैसे होता है, अगर मैं बात करूँ फाई ऑफ 1 की तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है, 1. और अगर मैं बात करूँ किसकी, फाई ऑफ एन की, सो इसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है. हम यहाँ टर्म्स को नहीं लिखेंगे, सिर्फ उनकी काउंटिंग बताएंगे. ओके, फाई ऑफ एन आपके पास क्या वैल्यू फॉर्म करता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन एन एंड को प्राइम. को प्राइम क्या होते हैं, देखो फाई ऑफ
जो फाई एन होता है वो किसके लिए डिफाइंड होता है, क्या वैल्यू वो चूज करता है, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए। फाई ऑफ वन की वैल्यू ऑलवेज आपके पास क्या वैल्यू देगा, वो वन ही देगा। अगर मैं एन की बात करूं, एन आपके पास क्या है, ये एन किसके लिए है, जब एन आपके पास क्या होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर वन के लिए। इसकी वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन एन, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन एन एंड को प्राइम टू एन। और को प्राइम आपके पास क्या होते हैं, जिनका जीसीडी आपके पास क्या वैल्यू देता है, वन देता है। ठीक है, सपोज मैंने आपको कहा आप फाइंड आउट करो 5 4, कंडीशन देखो वो क्या कहता है, आपको नंबर ऑफ इंटीजर्स बताने हैं, नंबर ऑफ इंटीजर्स बताने हैं पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन एन, एन की वैल्यू क्या है 4। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चूज करो कि आंसर लीस्ट नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव उसने कहा है, सो 1 2 एंड 3 यही होते हैं। अब आप ये देखो कि यहाँ पर आपके पास 4 के साथ जीसीडी किसका वन आता है, अगर आप 1 लेते हो तो 1 के साथ जीसीडी क्या हुआ, 4 और 1 का जीसीडी क्या हुआ, 1 हुआ। 2 आप चूज करते हो तो उनका जीसीडी कितना हो गया, 2 हो गया। आप 3 लेते हो, 3 और 4 का जीसीडी क्या हो गया, 1 हो गया। 4 और 1 का जीसीडी भी 1 है, 4 और 3 का जीसीडी भी आपके पास क्या है, 1। तो टोटल कितने इंटीजर हुए इसके पास, 1 एंड 3। समझे मेरी बात को। आप फाई ऑफ एन फाइंड आउट करते हो, एन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, उस केस में आप क्या करोगे, लेस देन एन पॉजिटिव इंटीजर को लिखोगे, मतलब अपने माइंड में रखोगे और ये चेक करोगे कि एन का किसके साथ जीसीडी क्या आता है, 1। ओके, बट लेना क्या है, लेस देन एन। चेक करो कि को प्राइम उसके साथ एन के साथ कौन से इंटीजर आपके पास को प्राइम है। उस केस में हम क्या करेंगे, उनकी काउंटिंग देखेंगे कि कितने इंटीजर आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, वो वैल्यू आपके पास क्या है, फाई ऑफ एन है। ओके, सेकेंड बात, अगर मैं बात करूँ, देखो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस, हम किसी फंक्शन को मल्टीप्लिकेटिव कब कहते हैं, या बात हो रही है कि अगर आप कोई भी एफ ऑफ एक्स चूज करते हो ना, वो एफ ऑफ एक्स आपके पास किस पर डिफाइंड है, मतलब मैंने सेट लिया है किसका, पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो आप इसे मल्टीप्लिकेटिव कब कहोगे, ये मल्टीप्लिकेटिव कब कहलाएगा, इफ एफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। जब आप उसको किस फॉर्म में रिड्यूस कर सको, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, तो वो फंक्शन कैसा होगा, मल्टीप्लिकेटिव। यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या होता है आपके पास, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, 5 फंक्शन आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। हमें लेस देन एन लेना है और को प्राइम टू एन चूज करना है। ओके, अब बात करते हैं इनके थ्योरम्स की। फर्स्ट थ्योरम देखो क्या कहता है, इफ पी इज अ प्राइम and k be any positive integer, then you have to show that phi of pk is equals to pk minus pk minus 1। ओके, आपको ये शो करना है। आई थिंक आपको pk का मतलब समझ आया होगा। p क्या है, आपके पास कोई भी प्राइम है, अगर आप n को देखो, मुझे अगर फाई ऑफ n फाइंड आउट करना है, आप इस वे में फाइंड आउट कर सकते हो, बट सपोज अगर आपके पास ये नंबर मैक्सिमम क्वांटिटी में होगा तो उसके केसेस अब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो आपके पास ये क्या कहता है, अगर n को मैं किस फॉर्म में रिड्यूस कर सकूँ, पी के में, p की पावर क्या है यहाँ पर, k है। पी के का मतलब ये है कि अगर आप, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 8, 4 के प्लेस पर मैंने क्या वैल्यू ली, 8 को मैं किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2। 8 देखो 8 है, इस 8 को आप, मैंने क्या कहा, p रेज टू पावर k है आपके पास। ठीक है, सो
8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू, इट मीन्स 2 रेज टू पावर 3। किस फॉर्म में आपने इसको लिखा है, p रेज टू पावर k। वैसे 2 के लिए अलग केसेस होते हैं, वो मैं आपको सिर्फ इसके एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। 2 के केस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, आई थिंक आपकी बुक में होगा। अगर आप किसी नंबर को इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो p रेज टू पावर k, तो वहाँ आप फाई को नंबर्स को ऐसे चेक करे बिना आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो पी के माइनस 1। जैसे मैं आपसे कहूँ 25 को क्या लिख सकते हो, 5 स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ, अगर आपको फाइंड आउट करना 5 ऑफ 25, देन 5 2 माइनस 5 2 माइनस 1, एंड दिस वन इज 25 माइनस 5 2 माइनस 1, कितना वैल्यू आ गई आपके पास, 20। मतलब आपके पास टोटल 20 इंटीजर्स ऐसे हैं जिनका जीसीडी इसके साथ क्या है, 1। ओके, सो थ्योरम देखो, पी आपने यहाँ क्या लिया है, आपके पास क्या है, प्राइम है। मैंने क्या किया, एक सेट बनाया, पी कैसा है, प्राइम है। मैंने सेट बनाया पॉजिटिव इंटीजर्स का, जिसकी वैल्यू आपके पास क्या है, 1 2 3 अप टू पी रेज टू पावर के। ठीक है, अब ये आपके पास s की वैल्यू है। सपोज वो क्या कहता है कि अगर ये पी के मैंने इंटीजर्स लिए हैं ना, इट मीन्स ये जो इंटीजर्स हैं वो पी के साथ क्या है, को प्राइम नहीं है। ठीक है, आप क्या लेते हो फाई ऑफ एन में, कि वो इंटीजर्स चूज करते हो जिनका जीसीडी आपके पास क्या होता है, 1 होता है, या फिर आप वो इंटीजर्स चूज करते हो जो को प्राइम किसके होंगे, पी के। मैंने सपोज किया कि आपके पास उनका जीसीडी जो है ना वो मतलब जो ये पीके हैं, ये इंटीजर्स जो है वो पीके के साथ जीसीडी 1 नहीं देते, या पीके के साथ को प्राइम नहीं है। अगर वो को प्राइम नहीं है, इट मीन्स डेफिनेटली ये आपने जो इंटीजर्स चूज किए हैं ये किसके मल्टीपल होंगे, पी के मल्टीपल होंगे। ठीक है जी, इट मीन्स मैं इनको किस फॉर्म में रिड्यूस कर सकती हूँ, 1 इंटू पी, 2 इंटू पी, अप टू पी के को कैसे लिखा, पी के माइनस 1 इंटू पी के। ओके, मैंने क्या कहा कि इनका पी के साथ जो ये रिलेटिवली को प्राइम नहीं है, अगर ये रिलेटिवली को प्राइम नहीं है, इट मीन्स आप इनके इंटीजर्स को किस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो, 1 इंटू पी, 2 इंटू पी, 3 इंटू पी, अप टू पी के माइनस 1 पी के। ओके, अब आप यहाँ ये देखो कि मेरे पास कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं टोटल, पी के माइनस 1 नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं ना। आपके पास फाई ऑफ पी के की वैल्यू क्या होती है, फाई ऑफ एन क्या चूज करते हो आप, वो नंबर ऑफ इंटीजर्स जो क्या होंगे, रिलेटिवली को प्राइम होंगे किसके, पी के। यही वैल्यू फाइंड आउट करने हैं, जो आपके पास क्या वैल्यू देगा, रिलेटिवली को प्राइम होंगे किसके। ठीक है, अब आप चूज करो उन वैल्यूज को, क्या है जो रिलेटिवली को प्राइम होंगे, पी के माइनस 1। ठीक है, देखो मैंने आपसे कहा कि मैंने ये सेट चूज किया है एस पी, आपके पास कोई भी एक प्राइम नंबर है और ये नंबर आपके पास क्या है, 1 टू पी के मैंने लिया। ओके, वो क्या कहता है कि मैंने वो नंबर चूज किए जो आपके पास रिलेटिवली को प्राइम नहीं है। अगर वो को प्राइम नहीं है, सो इट मीन्स वो कुछ ऐसे फॉर्म करेंगे, मल्टीपल ऑफ पी होंगे, तभी वो को प्राइम नहीं है, मतलब उनके बीच का जो जीसीडी है वो 1 नहीं है। अब आप अगर इनका जीसीडी फाइंड आउट करते हो तो वो आपके पास 1 नहीं होगा। ठीक है, ये सेट मैंने लिया, मतलब मैंने इसके पास वो इंटीजर्स लिए पी के तक। ओके, फिर मैंने एक सेट पिक किया जो आपके पास रिलेटिवली को प्राइम नहीं है। अगर वो को प्राइम नहीं है, इट मीन्स उसके पास जीसीडी नॉट इक्वल टू 1 होंगे। आप यहाँ देखो टोटल इंटीजर्स क्या है, पी के माइनस 1। मुझे वैल्यू यहाँ निकालनी थी फाई ऑफ पी के की। आप पी के में क्या फाइंड आउट करते हो, नंबर ऑफ इंटीजर्स विच आर को प्राइम टू पी के। ये टोटल इंटीजर्स हैं पी के टोटल इंटीजर्स ले, मैंने इसमें से उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जिनका जीसीडी आपके पास 1 नहीं आता, और वो टोटल इंटीजर्स क्या है आपके पास, पी के माइनस 1। सो मैंने टोटल में से उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जिनका जीसीडी 1 नहीं है। इट मीन्स फाई ऑफ पी के इक्वल्स टू पी के माइनस 1।
ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। मैंने सेट लिया नंबर्स का, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप 5 और 4 की वैल्यू बताओ, तो मैंने एक सेट उठा लिया 1 to 4 तक, ठीक है। फिर मैंने वो नंबर्स लिए जिनका जीसीडी उसके साथ 1 वैल्यू नहीं लेता। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो किसके साथ वैल्यू 1 नहीं आती, 2 के साथ 1 नहीं आता ना। सो मैंने क्या किया, टोटल वैल्यू में से, और 4 के साथ वो वैल्यू 1 नहीं देता है, तो जो टोटल वैल्यू थी इट मीन्स 4 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दे, जिनके साथ जीसीडी 1 नहीं आता, वो क्या है 2, 4 - 2 इज 2। सो आपके पास जिनका जीसीडी 1 आता है वो क्या होगी, वैल्यू 2, यानी कि 1 और 3, वो मैंने फाइंड आउट कर दी, ठीक है। अब आप यहाँ से पी के को चाहो तो कॉमन ले लो, अदरवाइज ये आपका सॉल्यूशन हो गया। पी के अगर आप कॉमन लोगे देन 1 माइनस पी माइनस 1, सो पी के इंटू 1 माइनस 1 बाय पी, ओके। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, एलर्स थ्योरम 5 वो आपके पास क्या कहता है कि वो आपके पास कैसा फंक्शन है, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। इट मीन्स आपको क्या शो करना है, 5 ऑफ एम एन किसके इक्वल है, 5 ऑफ एम इंटू 5 ऑफ एन, ओके। फर्स्ट मैंने क्या किया, m equals to 1 and n equals to 1, then substitute 5 of 1 equals to क्या वैल्यू होती है 1, 1 को कैसे लिख सकते हैं 1 into 1, and this one 5 of 1 into 5 of 1, कंडीशन ट्री हो गई। फिर हमने क्या चूज़ किया कि m आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 1 एंड n इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, ओके। अब मैंने नंबर्स को अरेंज किया, टोटल इंटीजर्स क्या है आपके पास, mn है, तो मैंने 1 2 अप टू mn इंटीजर्स को अरेंज किया। कैसे, m जो है वो आपके पास क्या है, कॉलम्स है, और n जो है वो आपके पास क्या है, रोज है। देखो 1 2 अप टू कहाँ तक होगा, आपने क्या लिया है, m तो आपके पास क्या है, कॉलम्स है, और n आपके पास क्या है, रोज है। सो ये वैल्यू m, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, m+1 m+2 अप टू 2m अप टू ये क्या हो गया टोटल mn, ठीक है। ये वैल्यू क्या होगी, n-1 m+1 n-1 m+2 अप टू m, ओके। मैंने यहाँ क्या लिया है, अब आपके पास कॉलम्स कितने हैं, 1 2 m, और रोज कितनी है 1 2 n, ठीक है। टोटल कितनी रोज मेरे पास एग्जिस्ट कर गई, n रोज। अब देखो आप, ये क्या है, टोटल ये इंटीजर्स मैंने चूज किए। आप लेते क्या हो 5m के लिए, वो इंटीजर्स लोगे जो क्या होंगे, रिलेटिवली कोप्राइम होंगे, किसके, m और n के, m और n के रिलेटिवली कोप्राइम होंगे। बट आप एक रिजल्ट मुझे ये बताओ कि अगर मुझे जीसीडी फाइंड आउट करना हो किसका, ए बी सी का, वो 1 है, ये कब पॉसिबल होगा, इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 1 एंड जीसीडी ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू 1। इट मीन्स अगर मुझे फाइंड आउट करना हो रिलेटिवली को प्राइम टू एम एन इज इक्वल्स टू रिलेटिवली को प्राइम टू एम एंड एन बोथ, ओके। सो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना हो कि नंबर ऑफ इंटीजर्स आपके पास जो क्या होंगे, रिलेटिवली को प्राइम होंगे किसके, टू एम एन, then is equals to number of integers, number of entries which are relatively coprime to m and n both, जो दोनों के क्या होंगे, रिलेटिवली कोप्राइम होंगे। अब मैंने एक ith रो यहाँ से चूज की है, देखो क्या है, ith कॉलम मैंने यहाँ से चूज किया है, ये 1 2 आ रहा है, तो ये वैल्यू क्या होगी i, ये वैल्यू क्या होगी m+i, मतलब आपके पास ith कॉलम की एंट्रीज क्या है, i m+i अप टू n-1 m+i, ओके। अब आप इसको टर्म को देखो तो ये आपके पास कैसे फॉर्म करता है, एपी फॉर्म करता है ना। देखो 1 i m, सपोज ये 1 है, 1 m+1 अप टू n-1 m+1,
ऐसे फॉर्म करता है। अगर मैं आपसे कहूँ इनका कॉमन डिफरेंस निकालो तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, m। और ये किसके रिलेटिवली कोप्राइम है, n के। बट आपके पास r और m का जीसीडी क्या है, देखो मैंने क्या किया, ith रो चूज की मैंने, i m प्लस आई अप टू क्या है n माइनस m आई। ये क्या है आपके पास, AP फॉर्म करता है और इसका कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या है, m है। अगर आप ये कहो कि ये क्या है आपके पास रिलेटिवली कोप्राइम है, किसके, m के, तो ये तो तभी पॉसिबल होगा ना जब आपके पास r और m का जीसीडी क्या होगा, 1 होगा। बट अगर आपके पास r और m का जीसीडी 1 है, इट मीन्स आपके पास फाई ऑफ m किसके, कितनी वैल्यूज के लिए होगा, r वैल्यूज के लिए होगा। सेम केस अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास यहाँ टोटल कितने इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं, फाई ऑफ m कॉमन मतलब कॉलम्स, देखो मैंने आपको कहा कि मैंने ith कॉलम को पिक किया, यहाँ आप वो इंटीजर्स ले रहे, ये ith जो कॉलम है ये आपके पास AP सीरीज फॉर्म करता है, जीसीडी आपके पास इनका क्या है, 1 है। और ये m के रिलेटिवली कोप्राइम तभी होंगे ना इफ़ एंड ओनली जब आपके पास r और m का जीसीडी क्या होगा, 1 होगा। बट अगर इनका जीसीडी आपके पास 1 है तो ये कब पॉसिबल होगा, फाई ऑफ m वैल्यूज होंगी किसकी, ऑफ r की, ये तो तभी पॉसिबल होगा। इट मीन्स अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास फाई ऑफ m कॉलम्स है जो क्या है, हर इंटीजर के कोप्राइम है, और टोटल इंटीजर्स आपके पास कॉलम में कितने एग्जिस्ट करते हैं, m करते हैं। मतलब फाई ऑफ m के पास वो इंटीजर्स हैं जो रिलेटिवली कोप्राइम किसके होंगे, n के होंगे। सिमिलर केस में अगर मैं आपसे बात करूं फाई ऑफ n की, तो इस केस में आपके पास वो इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं जो क्या होंगे, रिलेटिवली कोप्राइम टू n। मतलब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि फाई ऑफ m n जो है वो आपके पास किसके इक्वल होगा, रिलेटिवली कोप्राइम टू m एंड रिलेटिवली कोप्राइम टू ओके। मैंने क्या किया, जो इंटीजर्स थे उनको m चूज़ किया मैंने रो कॉलम्स और n को मैंने चूज़ किया रोज। आपके पास mn में वो इंटीजर्स चूज़ करते हो जिनका जो किसके कोप्राइम होंगे, mn के होंगे। इस रिजल्ट का मैंने यूज़ किया, मैंने पिक किया ith कॉलम को, आपके पास उसकी वैल्यू ये होगी, ये आपके पास AP फॉर्म करता है, इनका जीसीडी जो कॉमन डिफरेंस है वो आपके पास क्या है, m है। अब अगर आप इस रिलेशन को देखो ना तो आपके पास यहाँ जो m के साथ ये r मैंने ith कॉलम यहाँ चूज़ किया है, तो i और m का जीसीडी आपके पास 1 होगा। इसके पास जो टोटल इंटीजर्स हैं वो आपके पास क्या होंगे, जो रिलेटिवली कोप्राइम होंगे किसके, i के। कॉमन डिफरेंस यहाँ m एग्जिस्ट करता है और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास i और m का जीसीडी क्या आएगा, 1 आएगा। इट मीन्स फाई ऑफ m ये वो वैल्यूज़ को कंटेन करता है, कितनी वैल्यूज़ को, i वैल्यूज़ को, जिनका जीसीडी आपके पास क्या है, 1। सिमिलर केस आपके पास अगर मैं बात करूँ रोज़ की, तो यहाँ वो इंटीजर्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं जो रिलेटिवली कोप्राइम किसके होंगे, n के होंगे। मतलब फाई ऑफ m के लिए आपके पास वो इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं जो रिलेटिवली कोप्राइम m के होंगे, और फाई ऑफ n आपके पास वो इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं जो रिलेटिवली कोप्राइम किसके होंगे, n के। ओके यही आपको शो करना था। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर मैंने n लिया जो आपके पास का है ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1। क्या कहता है वो, फाई ऑफ n आपके पास किसके इक्वल होगा, दिस इज यूज फॉर अ प्रोडक्ट। ओके ये प्रोडक्ट के लिए यूज होता है, ये पाई नहीं है आपके पास। p इज अ डिवाइजर ऑफ n, 1 माइनस 1/p। वो कहता है कि अगर n आपके पास में, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में थ्योरम पढ़ी थी कि n अगर आपके पास स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा किससे, 1 से, उस केस में आपके पास क्या एग्जिस्ट करेगा, उस n के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो ये क्या कहता है, n अगर आपके पास कुछ ऐसे फॉर्म करता है, कैसे, p1 k1 p2 k2 अप टू pn kn, then phi of n is equals to p1 k1 minus p1 k1 minus 1
P2K2 minus P2K2 minus 1 up to PRKR minus PRKR minus 1. ओके, ये आपको शो करना है। देखो यहाँ कॉमन भी आप इन डिजिट्स को ले सकते हो। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर n लिया। क्या वैल्यू है n की आपके पास? P1K1 P2K2 अप टू PRKR होगा। ठीक है, अब ये अगर आपके पास प्राइम है, इट मीन्स आपके पास इनका GCD क्या होगा? 1 होगा। वैल्यू फाइंड आउट करो फाई ऑफ n की, क्या होगी? फाई ऑफ P1K1 P2K2 अप टू PRKR। ओके, सेपरेट करेंगे क्योंकि फाई कैसा होता है? मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है। देन यू हैव फाई ऑफ P1K1 फाई ऑफ P2K2 और अप टू फाई ऑफ PRKR, यही वैल्यू होगी। अब आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करो। क्या सॉल्यूशन आपके पास एग्जिस्ट करता है फाई ऑफ PK के लिए? PK 1 माइनस 1 बाय P, यही आता है। PK 1 माइनस 1 बाय P, तो यहाँ से क्या आ गया? P1 रेज टू पावर K 1 माइनस 1 बाय P1, P2 K 1 माइनस 1 बाय P2 अप टू PRKR 1 माइनस 1 बाय PR। ओके, अब कंबाइन कर लो इनको। P1 K1 P1 K2 अप टू PRKR 1 माइनस 1 बाय P1 1 माइनस 1 बाय P2 और अप टू 1 माइनस 1 बाय PR। तो ये वैल्यू आपके पास क्या है? किसके इक्वल हो गया? n। और ये मैंने क्या लिखा? प्रोडक्ट ऑफ I इक्वल टू 1 to n 1 माइनस 1 बाय PI। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या कहता है। 4 n ग्रेटर देन 2 फाई ऑफ n इज इवन। वो आपको ये कहता है कि अगर आपके पास n स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर, जैसे अगर हम बात करें फाई ऑफ 1 की वैल्यू आपके पास क्या होती है? 1, और फाई ऑफ 2 की अगर मैं बात करूं तो वो आपके पास क्या होता है? 1 होता है। वो भी 1 होता है क्योंकि फाई ऑफ 2 में हम क्या चूज़ करेंगे? लेस देन 2, और 2 से लेस देन आपके पास 1 ही होता है, और इन दोनों का GCD आपके पास क्या होता है? 1। सो फाई ऑफ 2 की वैल्यू भी आपके पास क्या होती है? 1 होती है। सेकेंड थिंग, आपको यहाँ ये शो करना है कि n अगर आपके पास स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा, आप फाई ऑफ n फाइंड आउट कीजिए एवरी n के लिए, बट वो क्या होगा? स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा 2 से। उस केस में फाई ऑफ n की वैल्यू आपके पास क्या होगी? एक इवन नंबर होगा। जैसे हमने अभी फाई ऑफ 4 के लिए सॉल्व किया तो उसकी वैल्यू भी आपके पास क्या है? 2। ये भी क्या है आपके पास? इवन। आपको ये शो करना है। देखो फर्स्ट केस मैंने ये लिया कि यहाँ आपके पास सपोज n की वैल्यू अगर 2 रेज टू पावर k फॉर्म करता है, ठीक है, k आपके पास क्या होगा? ग्रेटर देन 1। ऑब्वियस सी बात है, आप अगर कोई भी नंबर यहाँ लोगे या तो वो इवन होगा या फिर वो ओड होगा। जो नंबर इवन फॉर्म करते हैं, या फिर मैंने वो नंबर चूज़ किया जिसको आप क्या लिखते हो? 2 की पावर में फॉर्म करता है, जो के क्या है? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है। अब ये आपके पास क्या है? पी के में फॉर्म करता है ना, और फाई ऑफ पी के की वैल्यू मेरे पास क्या होती है? पी के 1 माइनस 1 बाय पी। ठीक है, यहाँ क्या है? 2k, सो फाई ऑफ 2k की वैल्यू आपके पास क्या हो गई? 2k 1 माइनस 1 बाय 2, यही वैल्यू होगी। 2k आपके पास एज इट इज़, ओके, इंटू 1 माइनस 1 बाय 2 की वैल्यू आपके पास क्या होगी? 1 बाय 2। सो क्या आ गया? 2k माइनस 1। ठीक है, अब आपके पास यहाँ k क्या है? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है ना। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है मतलब आपके पास k की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होंगी? 2 से। 2 3 4 5 ऐसे ही स्टार्ट होगी ना वैल्यूज़। आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हो, k की वैल्यू किसी भी केस में आपके पास 0 तो नहीं होगा ना। k माइनस 1 की वैल्यू किसी केस में आपके पास 0 नहीं होगी, क्योंकि आपने k की वैल्यू क्या लिया है? स्ट्रिक्टली ग्रेटर 1। इट मीन्स k माइनस 1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन
ज़ीरो। मतलब ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगी। ठीक है, ये आपके पास ज़ीरो फॉर्म नहीं करेगा, इसकी वैल्यू आपके पास मतलब नेगेटिव तो ऑब्वियस है नहीं होगी, और आपके पास ये वैल्यू ज़ीरो भी फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि के आपके पास क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर ज़ीरो। ठीक है, और अब इसकी वैल्यू अगर आपके पास ये आती, इस केस में ये इंटीजर जो है वो कैसा हो गया, इवन हो गया। ये आपको शो करना था। ठीक है, अब सेकंड केस मैंने क्या चूज़ किया कि उसकी वैल्यू मैंने क्या ली, आपके पास देखो फर्स्ट इंटीजर मैंने माना कि वो कैसा है, 2 के फॉर्म करता है, तो सेकंड इंटीजर मैंने क्या ले लिया, n इज नॉट अ पावर ऑफ 2। अब आपके पास n जो है वो 2 की पावर में नहीं है, सो वो कुछ ऐसा फॉर्म करेगा। देखो ये हमें थ्योरम कहती है, n अगर आपके पास ग्रेटर देन 1 है तो उसके पास श्योरली क्या एग्जिस्ट करेंगे, प्राइम फैक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे। ओके, सो मैंने यहाँ क्या लिया, n इक्वल्स टू पी के इंटू एम। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स आपके पास सॉरी एन है यहाँ, अगर ये प्राइम फैक्टर्स उसके पास एग्जिस्ट करते हैं और के की वैल्यू आपके पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और दोनों का जीसीडी आपके पास क्या है, 1, प्राइम फैक्टर्स हैं उसके पास। ठीक है, आप फाई ऑफ एन को फाइंड आउट कीजिए, फाई ऑफ एन इज इक्वल्स टू फाई ऑफ पी के इंटू एम। किसके इक्वल होगा, फाई ऑफ, क्योंकि फाई कैसा फंक्शन होता है, मल्टीप्लिकेटिव, पी के इंटू फाई ऑफ एम। आप इसकी वैल्यू निकालिए, क्या वैल्यू होगी इसकी, पी के 1 माइनस 1 बाय पी, फाई ऑफ एम। ओके, अब ये आपके पास जो टर्म है, मैंने देखो उसको किस फॉर्म में रिड्यूस किया है, ये पी के है ना, मैंने क्या किया, एक पी अंदर मल्टीप्लाई किया तो बाहर डिग्री कम हो जाएगी, पी माइनस पी के माइनस 1, पी माइनस 1, फाई ऑफ एम। पी कैसा है, ऑड प्राइम है, क्योंकि आपके पास जो 2 के मल्टीपल थे वो हमने यहाँ रखे, जो 2 की पावर में थे, जो लेफ्ट ओवर टर्म्स है वो हमने यहाँ रखी, सो पी आपके पास कैसा है, ऑड प्राइम है ना। पी अगर ऑड प्राइम है सो पी माइनस 1 आपके पास कैसा हो जाएगा, इवन हो जाएगा। अगर ये इवन है देन पी माइनस 1 इक्वल्स टू सम मल्टीपल ऑफ 2, कोई भी मल्टीपल ले लो, होगा ना। जरा इसकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, 2r मैंने सपोज किया है, सो 2r पी के माइनस 1 फाई ऑफ एम। इस कंप्लीट टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, 2। कंप्लीट टर्म से क्या आप कॉमन निकाल रहे हो, 2, मतलब आपने इस टर्म को क्या लिखा है, 2 इंटू, मैंने इस पूरे टर्म में से 2 कॉमन लिया, सो 2 इंटू पी के माइनस 1 आर फाई ऑफ एम, पी के माइनस 1 आर इंटू फाई ऑफ एम। तो ये वैल्यू सपोज आपके पास कोई भी ऑब्वियस इंटीजर ही फॉर्म करेगा, मान लीजिए आपके पास फॉर्म करता है, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 2s। किसका मल्टीपल है ये, 2 का, और जो 2 का मल्टीपल होता है वो कैसा होता है, इवन होता है। मतलब आपके पास अगर आपको फाइंड आउट करना हो फाई ऑफ एन, एन क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर है 2 से, उस केस में फाई ऑफ एन की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, एक इवन नंबर। ओके, फिफ्थ थ्योरम मैं आपको करने के लिए दे रही हूँ, वो आपको सॉल्व करनी है। देखो 600, वो कहता है आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहला काम आपका क्या होता है, आप इसको फैक्टराइज कीजिए, आप इसके फैक्टर फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, देखो अगर मैं इसको फैक्टराइज करती हूँ, ये इसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, आपको ने इसको फैक्टराइज किया, मतलब आपके पास वैल्यू क्या आई, 2 3 5 कैसे हैं, को प्राइम है, तीनों का जीसीडी आपके पास क्या है, 1 है। अब आप 5 अप्लाई करोगे, सो 5 कैसा फंक्शन होता है, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है। इट मीन्स 5 ऑफ 2 क्यूब, 5 ऑफ 3, 5 ऑफ 5 स्क्वायर। ओके,
इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। ये क्या है, पी के फॉर्म करता है, तो पी के की वैल्यू क्या होगी, पी के 1 - 1 बाय पी। ठीक है। और एक चीज़ और आपको मैं बता देती हूँ, जहाँ अगर आपके पास सिर्फ फाई ऑफ पी आता है ना, उस पी की वैल्यू आपके पास हमेशा सिर्फ पी हो, जैसे 7, 3, 9, ठीक है, तो उस केस में वैल्यू क्या होती है, पी -1। आप चाहे उसको कैसे ही सॉल्व कर लो। फाई ऑफ पी की फॉर्म में देखते हो तो क्या आएगा, 1 - 1 बाय 3। यहाँ क्या होगा, 5² 1 - 1 बाय 5। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, यहाँ आप फाई ऑफ पी अप्लाई करते हो, पी -1, तब भी इसकी वैल्यू 2 आएगी, और आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 ही होगी। फाई ऑफ पी होता है आपके पास पी -1। ओके, सेम ऐसे आपका सेकंड एग्जांपल है, वो भी आपको सॉल्व करना है। थर्ड भी आपका ऐसे ही है। और फिफ्थ भी आप ही करोगे, कुछ ऐसा सरप्राइजिंग नहीं है। उसने आपको ये शो करने को कहा है, शो दैट 2⁴ इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 5 of 1155। आप इसको फैक्टराइज करो, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करो। ये आपके पास अगर टाइम फॉर्म करता है, देखो यहाँ आपने जो भी वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, फाई ऑफ एन की वैल्यू एन अगर आपके पास स्ट्रिक्टली ग्रेटर होता है 2 से, उस केस में वो क्या देता है, इवन देता है। अब आप चेक करो कि इसके पास कितने प्राइम फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके पास जितने भी प्राइम फैक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे 2 कॉमन आ जाएगा हर टर्म के लिए। ओके, आप ट्राई करना। ठीक है, और फिर जो भी डाउट होगा वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और बताया करो भाई लेक्चर समझ में आया नहीं आया, सभी बताया करो।